डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ का सेशन जो है 12 अप्रैल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा विद स्टैटिक पार्ट जो रहता है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो पूरी वीडियो जो है वो आप लोगों ने ध्यान से सुननी है। अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो अपने अपने डाउट्स को आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं वो डाउट्स जो है आपके क्लियर करती जाऊँ। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज सुरभि, वेलकम टू स्टडी हैक्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक डे से शुरुआत करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है और हमारी लाइफ से रिलेटेड अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि नेशनल सेफ मदरहुड डे के बारे में बात की जा रही है। नेशनल सेफ मदरहुड डे क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? देखो, आज के टाइम में क्या रहता है कि जैसे हमने जो चीज़ें रहती है जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो मदर की केयर कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है डिस्कस की गई हैं। तो मदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम लोगों की लाइफ में। इनका जो प्यार रहता है वो नेक्स्ट लेवल का ही रहता है, ठीक है? तो कोई भी हम किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है 11 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी ही कंट्री में, ताकि हम अवेयरनेस फैला सके कि कैसे हम लोगों ने वुमेन की केयर करनी है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ एंड जो पोस्ट नेटल सर्विसेज रहती है, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जैसे डॉक्टर का चेकअप हो गया, या फिर जैसे मेडिसिन हो गई, इंजेक्शन वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें, ये केयर जो रहती है इस पर फोकस देना है। तो नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है, ये इनिशिएटिव किसका है? वाइट रिबन अलायंस इंडिया का है। और यहाँ पे जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है इस डे के तहत, वो कस्तूरबा गांधी जी की जाती है। कस्तूरबा गांधी जो थी ये वाइफ थी किसकी? जो हमारी कंट्री के फादर ऑफ नेशन है, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी की क्या थी? ये वाइफ थी। तो उनकी ही यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी इसी डे के उपलक्ष्य पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड पार्किंसन डे के बारे में। पार्किंसन एक तरह की बीमारी रहती है जो हमारे नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती है, स्पेशली ब्रेन में भी। तो यहाँ पे जो चीज़ें पहले हम लोग देख लेते हैं, ये बीमारी आखिर होती क्या है। ये बीमारी जो है सबसे ज़्यादा जो है जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, यानी कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, उनमें ये बीमारी देखने को मिलती है। बॉडी जो है ये काफ़ी रिजिडली हो जाती है, और यहाँ पे ब्रेन में जो रहते हैं ना चीज़ें, सोचने की क्षमता, या फिर कम बोलना, या फिर रुकते रुकते बोलना, ये सारी चीज़ें जो है ये इसके कारण रहती हैं। ट्रेमोर यानी कि हाथ कांपते हैं इसके तहत, जैसे फुल बॉडी जो है ना जैसे हिलती रहती है ना, ऐसे बुजुर्गों में आप लोगों ने कई बार देखा होगा। ब्रेडिकेनेशिया यानी कि जो टांगे वगैरह रहती हैं, उनमें भी जैसे कंपन से रहते हैं, यानी कि ये कांपती हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी रहती है, यानी कि जो बॉडी रहती है वो एक तरीके से स्टेबल नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंसन डिजीज़ जो है इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, जैसे ट्रॉमर हो गया। उसके अलावा यहाँ पे देखिए स्लोअड मूवमेंट हो गया, यानी कि बड़ी स्लो स्लो चलना है, रिजिड मसल्स हो जाते हैं, और जो बैलेंस रहता है बॉडी का वो सही तरीके से नहीं बैलेंस कर पाते हैं। ऑटोमेटिकली मूवमेंट जो है वो लॉस होता दिखता है, यानी कि बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी सिम्टम्स है पार्किंसन के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ब्रेन है, ठीक है? तो ब्रेन में यहाँ पे सबस्टेंशिया नाइगेरा, यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है इस पार्ट में। नॉर्मल न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, नॉर्मल जो न्यूट्रॉन मूव करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे न्यूट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं। बट पार्किंसन अफेक्टेड जो न्यूरॉन है, ठीक है? न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन नहीं। तो न्यूरॉन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कम है एज कंपैरिजन टू नॉर्मल जो न्यूरॉन है, ठीक है? तो यहाँ पे जो स्पेशली जो ये पार्ट है सब्सटेंशिया वाला, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा सारा। तो वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज़ जो है ये 11 अप्रैल को हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट करते हैं, ताकि पार्किंसन डिजीज़ के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है कि आखिर ये बीमारी होती क्या है। तो पार्किंसन डिजीज़ के बारे में हम लोगों ने अवेयरनेस फैलानी है, ताकि जो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, इसको हम स्पेशली नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में हम बेसिकली जानते हैं। तो प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, तो इसको कैसे हम लोगों ने कंट्रोल करके चलना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस डे के तहत डिस्कस की जाती हैं। ये डे जो है स्पेशली बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है डॉक्टर जेम्स पार्किंसन जो लंदन से थे, और जेम्स पार्किंसन के द्वारा
फर्स्ट पर्सन थे ये जिनके द्वारा सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब किया गया था 6 इंडिविजुअल्स पर्सन में कि पार्किंसन के जो सिम्टम्स हैं वो पाए गए थे। एडिशनली अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल के फुल मंथ को हम एज अ पार्किंसन अवेयरनेस मंथ भी सेलिब्रेट करते हैं। पार्किंसन डिजीज़ की अगर बात करें तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है टू पीपल को एवरी आवर, यानी कि हर एक घंटे में 2 लोगों को ये अफेक्ट करती है। ये ऐसी खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ब्रेन के किस पार्ट में ये बीमारी जो है वो देखने को मिलती है। डैट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ये आप लोगों को याद रखना है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेबी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली ही यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है एक प्रपोजल बायलेटरल मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक एमओयू साइन किया गया है बायलेटरल, यानी कि 2 कंट्रीज के बीच में। एक तो हमारी कंट्री हो गई है, दूसरी मंगोलिया। तो मंगोलिया और इंडिया के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है, एक तरीके का एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो सेबी एंड मंगोलिया का फाइनेंशियल रेगुलेटरी जो कमीशन है इसके बीच में, यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट जो साइन किया गया है। स्पेशली जो फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स है उसके चलते फाइनेंशियल जो एफआरसी है, यानी कि फाइनेंशियल रेगुलेटरी जो कमीशन है मंगोलिया का, ये एक नॉन बैंक फाइनेंशियल मार्केट जो रेगुलेटर है, उसके साथ सेबी की जो है ये एमओयू देखने को मिला। तो एफआरसी और सेबी जो है ये को सिग्नेटरी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन मल्टीलेटरल एमओयू, जिसको इसको एमओयू के नाम से जाना जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन मल्टीलेटरल, इसके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। ये जो बायलेटरल एमओयू किया गया है, स्पेशली जो रेगुलेटर है, स्पेशली मार्केट रेगुलेटर को, और जैसे कैसे हम चीज़ों को और रेगुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन की गई है। बायलेटरल एमओयू जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहेगा, और जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग फ्रेमवर्क रहते हैं तो कैसे हमने इसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करना है सिक्योरिटीज लॉज को मद्देनज़र रखते हुए। और जो यहाँ पे ऑल्सो हेल्प की जाएगी इस्टेब्लिश करने में जो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम है उसको भी। इसके अलावा हम लोग बात करें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको के बारे में, जिसको जो मैंने आपको अभी फर्स्ट स्लाइड में बताया। तो इसको जो है जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई अभी, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कमीशन ऑफ मल्टीलेटरल। तो ये आप लोगों ने फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है, कई बार इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। क्लियर। तो इसको फाउंड किया गया 1983 में। इसके हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। इसको जो है ये एशिया पैसिफिक हब है जो लोकेटेड कहाँ पे है, कोलालमपुर मलेशिया में। इसके बारे में अगर देखिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये काम क्या करती है, मिलके काम करती है, स्पेशली जो वर्ल्ड सिक्योरिटी रेगुलेटर्स हैं, और ये कवर करती है 95% अपने वर्ल्ड का सिक्योरिटी जो मार्केट है उसको। वर्ल्ड की जितनी भी सिक्योरिटी मार्केट्स हैं उसका 95% इसके अंडर आता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर की बात करें सिक्योरिटी सेक्टर्स में, इसके अलावा यानी कि इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। क्लोजली ये वर्क करती है, स्पेशली G20 ग्रुप्स जो है, G20 कंट्रीज जो है उनके साथ मिलके ये क्लोजली वर्क करती है। और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बोर्ड जो है जो सेटअप किया गया, स्पेशली जो स्टैंडर्ड है स्ट्रेंथ करने के लिए सिक्योरिटी मार्केट्स को। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा हम बात करते हैं सेबी के बारे में। सेबी की फुल फॉर्म भी आप लोगों ने याद रखनी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या रहता है कि पर्टिकुलर लॉ के द्वारा इसको पार्लियामेंट में क्रिएट किया गया है, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या क्या रहती है कि इसको संविधान में मेंशन नहीं कर रखा है, दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये सेटअप किया गया इसको पार्लियामेंट के द्वारा। और ये जो है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, 12 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन 1992 में इसको सेटअप किया गया था। क्लियर। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि सेबी की आज क्या है, एक एनिवर्सरी भी है। क्लियर है इतना। तो प्रोविजंस जो रहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत इसको सेटअप किया गया। इसके मेन फंक्शंस क्या रहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज़ में, और उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना, और कैसे हम लोगों ने सिक्योरिटी मार्केट्स को रेगुलेट करके चलना और प्रमोट करना है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है।
रीजनल ऑफिसेज आपको अलग अलग रीजन में देखने को मिलेंगे, जो लोकेटेड है अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे सेबी जो है ये जब एक्सिस्टेंस में आया तब कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज जो है ये क्या करते थे, रेगुलेट करते थे अथॉरिटी को, रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, और इसको ड्राइव किया गया एज अ अथॉरिटी फ्रॉम द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 के तहत। इनिशियली सेबी जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, फिर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। ये एक ऑटोनोमियस एंड स्टैट्यूटरी पावर जो इसको दिया गया सेबी एक्ट 1992 के तहत दिया गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मंगोलिया के बारे में। मंगोलिया एक ऐसी कंट्री है जो रशिया और चाइना के बीच एक सैंडविच की तरह यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना और रशिया के बिटवीन यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री आपको देखने को मिलती है, मंगोलिया। तो मंगोलिया जो है इसको कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो टच करती है, एक तो रशिया हो गया, दूसरा है चाइना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रशिया और चाइना के बिटवीन जो है आपको मंगोलिया कंट्री देखने को मिलेगी। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंगोल्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो पद्मावत मूवी है उसमें भी जो है मंगोल्स के द्वारा जो है हमला किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हिस्ट्री से कनेक्टेड भी हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो अपने डाउट्स को आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है संगीत नाटक अकेडमी के बारे में। संगीत नाटक अकेडमी जो है अभी क्या दिए गए, अवार्ड्स दिए गए हैं, संगीत नाटक अवार्ड्स, और यहाँ पे ललित कला अकेडमी अवार्ड्स भी यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। किसके द्वारा, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्री एम वेंकैया नायडू, उनके द्वारा। यहाँ पे हम लोग बात करें तो संगीत नाटक जो अकेडमी फेलोशिप है एंड संगीत नाटक अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं फॉर द ईयर 2018 के। इसमें 43 एमिनेंट आर्टिस्ट को अवार्ड दिए गए हैं, 4 फेलोज हैं एंड 40 अवार्डीज हैं। तो इनको जो है अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। प्रेजेंट जो किए गए फेलोशिप्स एंड नेशनल अवार्ड्स ऑफ ललित कला अकेडमी फॉर द ईयर 2021 एंड 23 पीपल्स को दिए गए हैं, स्पेशली ललित कला अकेडमी अवार्ड्स जो हैं। तो 3 फेलोज हैं, 20 नेशनल अवार्ड्स हैं। अब बात करते हैं संगीत नाटक जो अकेडमी है फेलोशिप की। आखिर ये होता क्या है, फेलोशिप क्या है? संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एक हाईएस्ट ऑनर है जो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा दिया जाता है विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ नेशनैलिटी। यानी कि ना कोई यहाँ पे कास्ट देखी जाती है, ना कोई रिलीजन, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस कास्ट से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हटा के जो है यहाँ पे अकेडमी फेलोशिप अवार्ड दिया जाता है। फेलोशिप ऑफ अकेडमी जो है ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, रेयर ऑनर है, जो रिस्ट्रिक्ट करता है स्पेशली जो 40 नंबर्स जो रहते हैं एट एनी गिवन टाइम। ऑनर जो है अकेडमी फेलोज का यहाँ पे 3 लाख जो है, ठीक है, 3 लाख यहाँ पे प्राइज मनी दी जाती है। और इसके अलावा तमरपत्रा एंड अग्नवस्त्रम यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संगीत नाटक अकेडमी के बारे में। अब बात करते हैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स में के बारे में, ठीक है। अवार्ड्स जो हैं ये आर्टिस्ट को दिए जाते हैं जो जिनके द्वारा वर्क किया जाता है म्यूजिक में, डांस में, थिएटर में, ट्रेडिशनल, फोक, ट्राइबल म्यूजिक, डांस, थिएटर, पपेट्री एंड ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन एंड स्कॉलरशिप दी जाती है इन परफॉर्मेंस के चलते। अकेडमी पुरस्कार जो है 1 लाख यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाता है, ठीक है। साथ में तमरा पत्रा एंड अग्नवस्त्रम दिया जाता है। अब ललित कला अकेडमी अवार्ड्स की बात करें तो ये नेशनल ललित कला अकेडमी अवार्ड्स जो हैं रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन को भी दिया जा सकता है। और यहाँ पे जो है जो आउटस्टैंडिंग वर्क कर रखा है आर्ट में, स्पेशली जो पेंटिंग्स वगैरह रहती है। अवॉर्डीज जो है सिलेक्टेड किए जाते हैं, एक जजेस रहता है, ठीक है, कमेटी सी रहती है जो नॉमिनेट की जाती है, वो कमेटी अकेडमी के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संगीत नाटक अकेडमी। तो संगीत नाटक अकेडमी जो है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसको कब फाउंड किया गया। तो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा कौन कौन सी ऐसी न्यू अकेडमीज जो है वो फाउंड की गई, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो ये स्लाइड जो है ध्यान से सुनिएगा। संगीत नाटक अकेडमी जो है ये इंडिया की नेशनल अकेडमी है, स्पेशली म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा को लेके क्रिएट जो इसको किया गया, रेजोल्यूशन एक लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। याद रखिएगा जब इसको क्रिएट किया गया, रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1952 में। किसके द्वारा? डॉक्टर पी.वी. राजमर्रा। और ये नेशनल जो संगीत नाटक अकेडमी है इसके फर्स्ट चेयरमैन भी रहे।
प्रेजेंटली अगर देखिए ये ऑटोनोमस बॉडी है और ये अभी प्रेजेंट टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। तो स्टार्टिंग में जब इसको क्रिएट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर था, बट इसको बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर रखा गया। क्लियर। तो फुली फंड किसके द्वारा की जाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इम्प्लीमेंट की जाती हैं इनके द्वारा स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। इंपॉर्टेंट बात यह है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा और कौन कौन से स्कूल्स जो हैं वो ओपन किए गए। जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया 1959 में, किसके द्वारा? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। फिर बात की जाती है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी इम्फॉल में। ठीक है, तो इम्फॉल जो है ये मणिपुर की कैपिटल है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो 1954 में इसको सेटअप किया गया। कथक केंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस न्यू दिल्ली में 1964 में सेटअप किया गया। नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ स्पोर्ट टू कुटियाटम संस्कृत थिएटर ऑफ केरला छाऊ डांस ऑफ ईस्टर्न इंडिया स्त्रिया ट्रेडिशनल ऑफ असम एक्सेट्रा। तो ये जो है कुडियात्तम जो है ये संस्कृत थिएटर है केरला में, याद रखना है। छाऊ डांस जो है ये आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में भी, उड़ीसा में भी। क्लियर। तो सत्रिया जो है, सत्रिया एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो असम में ये परफॉर्म किया जाता है। अब हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि हमारी कंट्री में कितने जो है क्लासिकल डांस फॉर्म्स पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बात की है ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये ललित कला अकेडमी है। यहाँ पे आपको पेंटिंग्स यानी कि आर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ललित कला अकेडमी जो है ये इनोग्रेट किया गया इसको 5 अगस्त 1954 में बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर जो थे एजुकेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्लीज़। तो अकेडमी जो है ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। 1957 में इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको एज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का स्टेटस जो है वो दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट जब की गई इसकी एंटायर कंट्री में, प्रमोट किया गया कि कैसे हमने इंडियन आर्टिस्ट को प्रमोट करना है नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, उनके आर्ट को कैसे हम लोगों ने प्रमोट करना है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है इस स्ट्रीम में आए, आर्ट में देखने को मिले। तो इनके द्वारा काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया कैसे हम लोगों ने एंटायर कल्चर को प्रमोट करना है। ठीक है, तो विजुअल आर्ट स्पेक्ट्रम जो है इसके अंदर सारी चीज़ें रखी गई। ललित कला अकेडमी के हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि हमारी कंट्री में टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे भरतनाट्यम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे मेंशन है, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, तो इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। कथकली आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। कुचिपुड़ी कहाँ पे देखने को मिलता है? केरला में। मोहिनी आट्टम ऑल्सो केरला। सत्रिया असम। ओडिसी ओडिशा। कथक कथकली केरला में है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रही है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला में है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में, मोहिनी आट्टम ऑल्सो केरला, सत्रिया असम, ओडिसी ओडिशा, कथक उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कथक और कथकली में। तो मणिपुरी जो है परफॉर्म किया जाता है मणिपुर में। तो ये 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम्स में। तो मैचअप्स के लिए पूछे जाते हैं और कई बार जो है आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कथकली कौन सी स्टेट का ये क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, प्लीज़ इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आप प्लीज़ उसको अटैम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप ये इसको अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर पाएंगे। आपने यहाँ पे कंसीडर करना है स्टेटमेंट्स को। 2009 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ये सेटअप किया गया किसके द्वारा? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा इन 1959 में। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि हाईएस्ट ऑनर है, क्लियर, जो कन्फर किया जाता है साहित्य अकेडमी के द्वारा, और जो राइटर है, ठीक है, और इलेक्टिंग किया जाता है इनको एज अ फेलो। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन 2 है बी जो है 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी है नेदर 1 नो 2। तो इसका आंसर क्या है, सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 एंड 2। तो अभी आपको पढ़ाया मैंने कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है सेटअप किसके द्वारा किया गया? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। कब? 1959 में। क्लियर। तो स्टेटमेंट आपको गलत भी पूछी जा सकती है कि 1958 भी यहाँ पे दिया जा सकता है, 56 भी दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुल्ला पेरियार डैम के बारे में हम लोग बात करते हैं। हालांकि मैंने ये काफ़ी बार डिस्कस भी कर लिया है, तो फिर से आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी। अभी मुल्ला पेरियार डैम जो है ये क्यों अभी न्यूज़ में है?
क्योंकि रिसेंटली ही अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया है, ऑर्डर दिया गया है कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए स्पेशली जो सुपरवाइजरी कमेटी है मुल्ला पेरियार डैम को लेके। आगे ये मुल्ला पेरियार डैम डैम जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके बारे में हम लोग पहले जानकारी जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि मुल्ला पेरियार डैम जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे, मुल्लायार एंड पेरियार रिवर के ऊपर है, स्पेशली केरला में। केरला में तो सिचुएटेड है, बट ये कंट्रोल किसके अंडर है, ये है तमिलनाडु के अंडर, ठीक है। तो केरला का जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये लोकेटेड आपको देखने को मिलता है, स्पेशली जो कार्डेमन हिल्स है वेस्टर्न घाट्स में। क्लियर, यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, तो कार्डेमन हिल्स जो है रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कार्डेमन हिल्स के ऊपर ये जो है डैम सिचुएटेड है। डैम जो है लोकेटेड तो केरला में है ऑन द रिवर ऑफ पेरियार, बट ये ऑपरेट और मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, ये जो नेबरिंग स्टेट है तमिलनाडु उसके द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो डैम जो है ये ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, ऑब्वियसली तमिलनाडु के द्वारा। 1886 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 999 ईयर्स पहले, बहुत टाइम पहले, ठीक है, यानी कि बहुत साल हो गए इसको। तो ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया था महाराजा ऑफ त्रावणकोर के बिटवीन एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उस टाइम ब्रिटिश रूल के टाइम ड्यूरेशन में, तब इनके द्वारा ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। और यहाँ पे तमिलनाडु को जो है मेंटेन और ऑपरेट करने का जो भी जिम्मेदारी थी वो तमिलनाडु को दी गई। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मुल्ला पेरियार जो डैम है कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, दैट इज मुल्लायार और पेरियार रिवर। क्लियर, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये है पेरियार रिवर है। क्लियर, इदुक्की रिजर्वियर, पेरियार टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे एक सबरीमाला टेम्पल भी है जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था। तो पेरियार जो फॉरेस्ट है, ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व, उसके बिटवीन जो है ये आपको टेम्पल भी देखने को मिलता है, सबरीमाला टेम्पल। तो मुल्ला पेरियार जो डैम है यहाँ पे आप सिचुएटेड है, देख सकते हैं। सुलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी सिचुएटेड है इसी के आसपास। क्लियर, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें। मुल्ला पेरियार जो है ये 126 ओल्ड डैम है। क्लियर, जो लोकेटेड है मुलियारा एंड पेरियार रिवर के ऊपर, जो स्पेशली केरला इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता है। डैम की जो हाइट है, ठीक है, 53.66 मीटर है एंड 365.85 मीटर इन लेंथ में है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा पुराना डैम है, ये बहुत साल पुराना है और इसकी हालत जो है आज के टाइम में बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो ये कभी भी ये जो है डैम जो है ये टूट सकता है, तो इसके बारे में केरला गवर्नमेंट जो है काफ़ी चिंता में है। क्लियर, तो तमिलनाडु को ऐसा बोला जा रहा है कि प्लीज़ इसको मेंटेन किया जाए ताकि सिचुएशन आगे आने वाले टाइम में ख़राब ना हो। तो इसके बारे में ये जो है ये मुद्दा जो है ये निकल के आया, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक कमेटी जो है सेटअप करने की बात की गई है। डैम जो है एंड ऑपरेट मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, ये तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है इसके, इंक्लूडिंग जैसे इरीगेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो गया, तो हाइड्रो पावर जनरेशन के बारे में भी जो है इसके अंडर ही सारी चीज़ें आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में। आखिर डैम सेफ्टी एक्ट आखिर है क्या है? अभी 2021 में, यानी कि लास्ट ईयर ही दिसंबर 2021 में ये फोर्स में आया डैम सेफ्टी एक्ट। यहाँ पे क्या बात की गई कि जो इश्यूज देखने को मिलते हैं डैम की सेफ्टी को लेके, मेजर डैम्स जो हैं हमारी कंट्री के, उसकी सेफ्टी के बारे में इस एक्ट के तहत बात की गई। इसमें सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस जो रहती है डैम की, उसको कैसे हमने प्रिवेंट करना, स्पेशली डिजास्टर जब आए। क्लियर, जब डिजास्टर के चलते डैम फेलियर हो जाते हैं चीज़ों को कंट्रोल करने में, तो उस चीज़ को हम लोगों ने कंट्रोल करके चलना है। एक्ट जो है इसमें कवर किए गए हैं स्पेशली जो 15 मीटर हाइट है जिनकी डैम्स की, बिटवीन 10 मीटर एंड 15 मीटर सर्टेन स्टेपुलेशंस, ओके। इसके तहत क्रिएट किए गए टू जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, इसमें इवॉल्व है डैम सेफ्टी पॉलिसीज़ एंड नेसेसरी जो रेगुलेशंस हैं। उसके अलावा डैम सेफ्टी जो है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी सेटअप की गई। इसके तहत क्या होगा, अथॉरिटी के तहत कि पॉलिसीज़ यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट की जाएंगी कि कैसे हमने जो इश्यूज़ है डैम को लेके वो यहाँ पे इश्यूज़ जो हैं उसको देख के चलना है। अनरिसॉल्व इश्यूज़ जो हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और ये एक रेगुलेटरी बॉडी भी निकल के आएगी। क्लियर, यहाँ पे 2 स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट भी सेटअप करने की बात की गई, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन किया जाएगा स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का, स्टेट कमिटीज ऑन डैम सेफ्टी। डैम ऑनर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे स्पेशली कंस्ट्रक्ट करने में, ऑपरेट करने में, मेंटेनेंस करने में, सुपरविजन जो रहता है डैम्स का। क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि पेयर जो है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये आप लोगों को बताना है।
गोविंद सागर जो है डैम या लेक ये कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? सतलुज। ऑप्शन बी है कोलेरू लेक जो है या डैम है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? कौन सी रिवर के ऊपर? कृष्णा। सी है उकाई रिजर्वियर तापी। डी है वुला लेक जेलम। तो ये आप लोगों ने बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। क्लियर? तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, यानी कि ये जो है कोलेरू लेक जो है कृष्णा रिवर के ऊपर नहीं है। तो ये जो रिवर है ये लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के ऊपर लोकेटेड है, सिर्फ कृष्णा रिवर के ऊपर नहीं है। क्लियर? अभी हम बात कर लेते हैं गोविंद सागर जो है ये मैन मेड रिजर्वियर है जो सिचुएटेड है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में रिवर सतलुज के ऊपर। तो पहला जो है स्टेटमेंट वो हम लोगों की सही हो जाती है। और ये कहाँ पे बनाई गई? फॉर्म्ड बाय दी भाखड़ा डैम। क्लियर? कोलेरू जो है ये आपको बता ही दिया है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारी कंट्री की जो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के ऊपर। अब यहाँ पे बात की जा रही है उकाई डैम के बारे में। उकाई डैम जो है ये इसको वल्लभ सागर भी बोला जाता है जो कंस्ट्रक्ट किया गया तापी रिवर गुजरात में और ये सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वियर है गुजरात में आफ्टर दी सरदार सरोवर। नेक्स्ट है वुला लेक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारी कंट्री की जो कश्मीर वैली में पाई जाती है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है एशिया की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं पेरियार रिवर के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। पेरियार रिवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरियार रिवर जो है सदर्न स्टेट्स जो है हमारी कंट्री की वहाँ पे सिचुएटेड है। क्लियर? तो पेरियार रिवर यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे पाया जाता है। तो पेरियार रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला स्टेट की। इसकी लेंथ है 244 किलोमीटर है और इसको लाइफलाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है क्योंकि ये पेरिनियर रिवर है स्टेट्स की। ठीक है? पेरिनियर रिवर का मतलब क्या रहता है? यानी कि सीजन के हिसाब से जो है रिवर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है? ठीक है, सॉरी, ये पेरिनियर रिवर सीजनल रिवर अलग रहती है। तो पेरिनियर रिवर जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, डेट इज, ठीक है, कि थ्रू आउट द ईयर ये जो है फ्लो करती रहती है। तो पेरियार जो रिवर है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? शिवागिरी हिल्स वेस्टर्न घाट से। क्लियर? तमिलनाडु और फ्लो करती है थ्रू दी पेरियार नेशनल पार्क। मेन ट्रिब्यूटरीज जो है पेरियार की वो है मुथीरुपुजा, मुल्ल्यार, क्लियर, चिरुथोनी, पेरिनजनकुती। ठीक है? तो ये जो है ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है पेरियार रिवर मुल्ला पेरियार डैम के चलते। तो इससे रिलेटेड आपको बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि लाइफलाइन ऑफ केरला कौन सी रिवर को बोला जाता है। क्लियर? तो या फिर पेरियार जो रिवर है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? पेरियार रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ठीक है? तो कौन सी नेशनल पार्क के थ्रू ये गुजर के जाती है? तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसके नोट्स जो हैं आप लोग ध्यान से बनाते जाइए। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं केरला। केरला को तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट बाउंड्री टच करती है। यहाँ पे आप लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी देख सकते हैं। केरला की जो कैपिटल है त्रिवंतरमपुरम है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और 23rd प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं आफ्टर इमरान खान के बाद। ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये आप लोगों ने याद रखना है। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी ये चीज़ रही थी। क्लियर? तो अभी जो है प्राइम मिनिस्टर न्यू इलेक्ट हो चुके हैं शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ जो थे उनके ये ब्रदर भी हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। विद स्टैटिक पार्ट मैंने डिस्कस किया है, बैकग्राउंड के साथ चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाउट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।